विराट ने देखा कि लाल जोड़े में बेड पर बैठी अनु खुद भी किसी गुलाब के फूल से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही दरवाजे पर आहट हुई तो अनु ने अपनी बड़ी बड़ी कजरारी पलकों को उठाकर दरवाजे की ओर देखा। विराट को कमरे के अंदर आता हुआ देखकर वह अपने आप में और सिमट गई। हालांकि उसे इस बात का अच्छी तरह पता था कि दिखावे की इस शादी में विराट की जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि विराट की नीयत बदल जाए और वे उससे अपने पति होने का हक मांगने लगे। नहीं चाहते हुए भी विराट की नजर अनु पर जम सी गई। दुल्हन की वेशभूषा में अनु किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। दूसरे ही पल जैसे ही विराट को इस बात का एहसास हुआ कि बेशक उसने अनु के साथ शादी कर ली है, लेकिन अपने मन से वह मेघा को ही अपनी पत्नी मान चुका है। इसलिए उसे अनु को गलत नजरों से नहीं देखना चाहिए। मन में ऐसा विचार आते ही उसने अपनी निगाहें फेर ली। कैसी विडम्बना थी जिससे कोई रिश्ता नहीं जुड़ा था। विराट उससे ही अपना रिश्ता जोड़े बैठा था और जिसे भगवान को साक्षी मानकर सबके सामने 7 फेरे लेकर दुल्हन बनाकर लाया था। उसके लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। कुछ पल के बाद विराट सुहाग सेज की तरफ बढ़ रहा था। अनु की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। घूंघट के अंदर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। विराट आगे बढ़ा और उसने अनु के पास पड़ा हुआ पिलो उठाते हुए कहा, आप यहाँ आराम से सो जाइए, मैं वहां सोफे पर सो जाता हूँ। अनु को एक झटका सा लगा। उसने अपनी आंखें खोल दी। तब तक विराट तकिया सोफे पर लेकर लेट चुका था। अनु के दिल में एक हुक सी उठी और आंखें नम हो गई। हर लड़की की तरह उसके दिल में भी अपनी शादी और इस पल को लेकर ढेर सारे अरमान थे। उसने भी हजारों सपने सजाए थे, लेकिन उसे क्या पता था कि जिंदगी उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। हालांकि उसने इस समझौते की शादी को पूरे मन और ईमानदारी के साथ निभाने का सोचा था। वह जानती थी कि इस रिश्ते से बाहर निकलने के बाद फिर कभी उसकी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वे जिस फैमिली और समाज से बिलोंग करती है वहाँ एक बार तो लड़कियों की शादी होना मुश्किल होता है। और ऐसे में भला किसी परित्याग्या की शादी कैसे हो सकती है। अपनी आंखों में उभर आए आंसुओं को छुपाते हुए उसने बगैर कुछ कहे साइड टेबल पर जलते हुए नाइट लैंप को ऑफ किया और सोने की कोशिश करने लगी। अचानक से दरवाजा पीटने की आवाज से अनु और विराट दोनों की नींद खुली। घबराकर अनु ने जल्दी से लाइट ऑन की तो उसने देखा कि सुबह के 4:30 बज रहे थे। वे दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। मौके की नजाकत को देखते हुए विराट ने जल्दी से सोफे से तकिया और कंबल उठाकर बेड पर रख दिया और बेड पर ही मुंह ढककर सोने की एक्टिंग करने लगा। दरवाजा खुलने में देर होती देखकर बाहर से आवाज आई, अरे बहू, जल्दी उठो, कुलदेवी का पूजन करना है और ये पूजा मुंह अंधेरे ही होती है। बाहर से विराट की मामी जी की आवाज आई। उनकी आवाज सुनकर उन्होंने झट से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मामी जी अंदर आई। बहू, जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जाओ, मैं और जीजी पूजा घर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वे बाहर जाने ही वाली थी कि तभी उनकी नजर दुल्हन बनी अनु पर पड़ी, जो इस वक्त भी शादी के जोड़े में ही थी। उन्होंने बिस्तर की तरफ देखा जहां विराट ब्लैंकेट ओढ़कर गहरी नींद में सो रहा था। अनु ने देखा कि मामी जी की आंखों में ढेर सारे सवाल उभर आए थे। वे उनकी नजरों का सामना नहीं कर सकी और अपना सर झुका लिया। ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम जल्दी से नीचे आ जाना। इतना कहते हुए मामी जी बाहर चली गई। उनके जाते ही उसने दरवाजा बंद किया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। जब अनु स्नान करके बाहर आई तो उसने देखा कि विराट अभी भी सो रहा था। सोफे पर कंफर्ट फील नहीं करने के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बेड पर आते ही वह गहरी नींद में सो गया था। वह झट से तैयार हुई और सीढ़ियों से नीचे उतरकर पूजा घर में चली गई। लाल शिफॉन की साड़ी में अनु का रंग और निखर आया था। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें मोतियों की तरह अभी भी टपक रही थी। सुषमा जी ने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा और फिर हाथ पकड़कर पूजा के लिए अपने पास बैठा लिया। पूजा संपन्न होने के बाद
जैसे ही अनु ने सबके पैर छुए तो सुषमा जी ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, भगवान तुझे सुखी रखे। अब तो बस एक ही अरमान बाकी है कि तू मेरी सांसें निकलने से पहले मुझे बच्चों का मुंह दिखा दे, ताकि मैं शांति से मर सकूं। इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी बात सुनकर अनु को भी बहुत ही दुख हुआ। अब वे उन्हें ये कैसे बताती कि उन्हें दादी बनाना उसके बस की बात नहीं है। उसने बड़े ही निरीह भाव से ठाकुर जी की तरफ देखा, मानो वह उनसे शिकायत कर रही हो कि हे भगवान, आपने मुझे किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब जब आपने इस रिश्तों की डोर को उलझाया है, तो सुलझाने का जिम्मा भी आपका ही है। ठाकुर जी भला उसकी बात का क्या जवाब देते। बस वह पूर्वत मुस्कुराते रहे। सुबह हो चुकी थी। आज अनु की पहली रसोई थी। सुषमा जी और मामी जी दोनों ने मिलकर अनु को किचन दिखाते हुए सारा सामान भी बता दिया। चूल्हे का पूजन करवाने के बाद सुषमा जी ने सबसे पहले अनु को खीर बनाने को कहा। बहू, सबसे पहले खीर बना लो, उसके बाद नाश्ते में तुम्हें जो कुछ भी आता हो वे बना लो। आज तुम्हारी पहली रसोई है। बनाने के बाद सारा भोजन थोड़ा थोड़ा एक प्लेट में निकाल कर ठाकुर जी को भोग लगा देना। उसके पश्चात ही बाकी लोगों को सर्व करना। सुषमा जी ने बड़े ही प्यार से अनु को समझाते हुए कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मामी जी ने बड़े ही प्यार से अनु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं मामी जी, मैं बना लूंगी, आप आराम कीजिए। अनु ने सर झुकाकर धीरे से कहा और वह खीर बनाने की तैयारी करने लगी। सुषमा जी अपनी भाभी के साथ किचन से बाहर निकल ही रही थी कि तभी विराट वहां आया और थोड़ी नाराजगी के साथ बोला, क्या बात है मम्मी, आज किसी ने मुझे सुबह चाय कॉफी के लिए भी नहीं पूछा। इससे पहले कि सुषमा जी कुछ जवाब देती, विराट की नजर रसोई में काम करती हुई अनु पर पड़ी। इससे पहले कि सुषमा जी विराट की बातों का जवाब देती, विराट की नजर अनु पर पड़ी, जो पूरी मन के साथ खाना बनाने में जुटी हुई थी। नहीं चाहते हुए भी विराट कुछ पल के लिए उसमें खो सा गया था। उफ, अनु के सामने आते ही ये क्या हो जाता है मुझे। कैसी कशिश है उसमें, जो नहीं चाहते हुए भी मुझे अपनी ओर खींच लेती है। मन ही मन ऐसा सोचते हुए विराट ने गहरी सांस ली और फिर फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर घटाघट पानी पीने लगा। तभी उसके मोबाइल में रिंग होने लगी। उसने देखा मेघा का कॉल था। उसने जल्दी से अपने मोबाइल को साइलेंट किया और बाहर गार्डन में निकल गया। तो कैसी रही तुम्हारी सुहागरात माय डियर? दूसरी तरफ से मेघा की खनकती हुई आवाज आई। तो सुबह सुबह तुमने मेरे जले पर नमक छिड़कने के लिए कॉल किया है, क्यों? विराट ने उखड़े स्वर में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भी हाथ में तुमने अपनी दुल्हन के साथ सुहागरात मना ली हो। याद रखना डार्लिंग, जब तक मैं इंडिया नहीं आती हूँ तब तक वह तुम्हारी दुल्हन है। दूसरी तरफ से मेघा की इठलाती हुई आवाज आई। शट अप, तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मेरे जैसा चाहने वाला मिला है, वरना मेरी जगह कोई और होता तो वह सचमुच अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका होता। सच कहूं तो मुझे उस लड़की के लिए बहुत ही अफसोस है। इसके साथ साथ अपनी माँ को धोखा देने के लिए मैं खुद से बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मेघा की बात सुनकर विराट ने बड़ी ही गंभीरता के साथ कहा। उसकी संजीदा आवाज को सुनकर पल भर के लिए मेघा भी सहम कर रह गई। वह कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी दूसरी तरफ से विराट ने कॉल कट कर दिया। मेघा बुरी तरह झल्लाकर रह गई। उस 2 टकी की लड़की की इतनी औकात नहीं जो वे तुम्हें मुझसे छीन सके, मेघा ने अपने आप से कहा। इतना कहते हुए उसकी आंखों से नफरत की ज्वाला भड़क उठी। कहते हैं कि जब कोई चीज आपके पास रहती है आप उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जैसे ही वह वस्तु आपसे दूर चली जाती है तो आपको उसकी अहमियत मालूम पड़ती है। कुछ ऐसा ही हाल मेघा का था। जब तक विराट उसके आगे पीछे घूमता था तो वह उसे भाव नहीं देती थी। उसे इस बात का यकीन था कि विराट कभी भी उसे छोड़ नहीं सकता है। उसकी खुशी के लिए जब उसने अनु के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने का प्लान किया तो उसकी खुशी दोगुनी हो गई और उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि विराट उसकी मुट्ठी में है। लेकिन अब वह अनु की खूबसूरती देखकर और समाज के सामने हुई शादी को देखकर घबराने लगी थी। अब उसे इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो
कि पारिवारिक और सामाजिक प्रेशर के साथ साथ विराट अनु की खूबसूरती पर रिझ कर अपना वादा भूल जाए और सचमुच उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ले। अनु को अपने ससुराल आए हुए 5 दिन हो चुके थे। अब उसे पग फेरे की रस्म के लिए मायके जाना था। सुषमा जी ने अपनी बहू के पग फेरे की रस्म के लिए सारी तैयारी कर रखी थी। अनु के पूरे परिवार के लिए कपड़े और गिफ्ट के साथ साथ ढेर सारी मिठाइयों के टोकरे भी रखवा दिए थे। देखो बेटा, मुझे मालूम है कि अपने मायके से इतनी जल्दी तुम्हारा लौटने का मन तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरे लिए ही सही जल्दी वापस आ जाना। पता नहीं क्या जादू कर दिया है तुमने कि अब तुम्हारे बिना एक पल भी मेरा मन नहीं लगता। सुषमा जी ने अनु को अपने सीने से लगाते हुए कहा। उनकी आंखें भर आई थी। अनु भी इमोशनल होकर उन्हें देखते ही रह गई थी। उसने जब से होश संभाला था, कभी भी अपनी माँ की आंखों में अपने लिए ऐसा प्रेम या ममत्व नहीं देखा था। वह 8वीं 9वीं क्लास से ही छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी, जिससे घर के छोटे मोटे खर्चों में उसकी माँ की मदद हो जाती थी। उसके बाद भी वह हमेशा अपनी पढ़ाई के साथ साथ दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती रही। अपनी कमाई का एक एक पैसा वह अपनी माँ के हाथों में लाकर रख देती, लेकिन फिर भी गीता जी को वह पैसे कम ही दिखाई देते। इतने सालों में कभी भी उनके मुंह से ये नहीं निकला कि तुम्हें घर और बाहर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। इसके बाद जब किशोरी लाल को पश्चाघात हुआ, उसके बाद से तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कोमल कंधों पर आ गई। गीता जी ने कभी भी अपने बेटे से कोई काम धंधा करने को नहीं कहा, लेकिन अनु पर उनका दबाव था। क्या बात है, कहाँ खो गई अनु? क्या तुम्हें मेरी बात बुरी लगी तो मुझे माफ कर देना। सुषमा जी ने अनु के सर पर हाथ रखते हुए कहा तो उसकी तंद्रा टूटी। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे आपकी बात क्यों बुरी लगेगी, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि आप कितनी अच्छी हैं। इतना कहते हुए अनु ने झुककर उनके पांव छू लिए। विराट, कहाँ हो बेटे? जल्दी आओ, अनु के घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। सुषमा जी ने अपने बेटे को आवाज देते हुए कहा तो अनु मन ही मन सोचने लगी कि उसके घर वाले इंतजार तो कर ही रहे होंगे, वह भी बेसब्री के साथ, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक उन्हें लाखों रुपए जो मिलने वाले थे। अपनी मम्मी की आवाज सुनकर विराट बाहर आया। जल्दी करो बेटा, अनु के घर वाले राह देख रहे होंगे। अपनी मम्मी की बात सुनकर विराट ने एक नजर अनु पर डाली, फिर मुस्कुराते हुए जाकर कार में बैठ गया। थोड़ी देर में अनु अपने घर पहुंचने वाली थी। विराट और उसके बीच एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। वह विराट से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कहते कहते रुक जाती थी। उसकी इस हरकत को वह भी नोटिस कर रहा था। हार कर उसने पूछ ही लिया, आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं, आपको कुछ कहना है मुझसे? विराट की बात सुनकर अनु ने धीरे से अपनी पलकें उठाई और हाँ में सर हिला दिया। फिर सर झुकाकर बोली, देखिए, बात ऐसी है विराट जी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर वालों को एक साथ सारे रुपए ना दें। मगर क्यों? आपके घर वालों ने तो पहले ही ये शर्त रखी थी कि सारी रकम आपकी मम्मी के अकाउंट में शादी से पहले ही दे दी जाएगी। शादी की भाग दौड़ में थोड़ी देर तो हुई, लेकिन उनको सारी रकम दे दी जाएगी। अनु की बात सुनकर विराट ने थोड़ी हैरानी के साथ कहा, माफ कीजिएगा, शादी मैंने की है तो आपको मेरी शर्त माननी चाहिए, मेरी माँ की नहीं। मैं चाहती हूँ कि हर महीने मेरी सैलरी के बराबर की रकम ही मेरे घर वालों को दे दी जाए। अनु ने सर झुकाकर धीमी आवाज में अपनी बात कही। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी झलक रही थी। विराट उसकी बात सुनकर हैरान था। अनु की जगह कोई दूसरी लड़की होती तो शादी से पहले ही सारी रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेती, लेकिन इसने तो रुपए मांगे ही नहीं, और तो और सिर्फ अपनी सैलरी के बराबर की रकम ही अपने घर वालों को देने को कहा। मगर क्यों? विराट अनु से पूछने ही वाला था कि तब तक उसका घर आ गया। उसने अनु को देखा, जो इस वक्त बेचैनी से अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। जैसे ही गाड़ी रुकी तो विराट ने देखा कि घर के बाहर खड़े सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी के रुकते ही गीता जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और बोली, आ गए मेरी बच्ची, मेरी तो आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। ड्राइवर ने आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोल दिया था। विराट और अनु जैसे ही नीचे उतरे,
तो गीता जी ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले से लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ सुधांशु ने झट से आगे बढ़कर विराट के पैर छुए और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। सपना और कविता दोनों बहनें अपनी दीदी और जीजा जी के आगे पीछे घूम रही थी। ड्राइवर ने कार से सारा सामान निकालकर अंदर रख दिया था। तीनों भाई बहन ललचाई नजर से सब कुछ देख रहे थे, लेकिन आगे बढ़कर गिफ्ट खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। 2 मिनट बैठने के बाद ही विराट ने अब जाने की इजाजत मांगी। ऑफिस में आज मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए मेरा जल्दी जाना जरूरी है। मैं अनु को यहीं छोड़ जाता हूँ। इतना कहकर वह अनु की तरफ मुड़ा और बोला, मैं जा रहा हूँ। आपको जब घर जाना हो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। उसने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाकर जवाब दिया। यह सब कुछ देखकर और सुनकर गीता जी परेशान थी। हे भगवान, जमाई बाबू तो रुपए पैसे के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब इनका इरादा बदल गया हो और ये पैसे नहीं देना चाहते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया तो मैं तुरंत सुषमा जी को फोन करके सच्चाई बता दूंगी। भले ही सच सुनने के बाद उनकी जान ही क्यों न चली जाए, मुझे क्या। इसी तरह गीता जी के मन में हजारों सवाल चल रहे थे। विराट बाहर निकलने ही वाला था कि तभी गीता जी से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने पीछे से टोक ही दिया। ऑफिस में आपकी मीटिंग है, इसलिए मैं आपको रोकूंगी नहीं जमाई बाबू, लेकिन आप कुछ भूल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तो शादी से पहले ही आपको सारे रुपए मेरे अकाउंट में दे देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप अब दे दीजिए, हमारी भी जरूरतें हैं। उनकी बात सुनकर विराट एक पल के लिए रुका और सवालिया नजरों से अनु को देखने लगा। उसे गाड़ी में कही गई बात याद आ गई। वह पीछे पलटा और गीता जी की ओर देखकर बड़े ही शांत और गंभीर आवाज में बोला, सॉरी आंटी जी, मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अनु के साथ हुई है। लीगली मुझे सारे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने चाहिए, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। क्या कहा आपने? अपना इरादा बदल दिया है? ये आपने ठीक नहीं किया। ये तो सरासर धोखा है हमारे साथ। देखिए, अब शर्तों के सारे रुपए दे दीजिए, वरना ठीक नहीं होगा। विराट की बात सुनकर गीता जी का दिमाग बन आ गया था। वह विराट की ओर देखते हुए गुस्से से उबलकर बोली, अरे अरे, आप तो नाराज हो गई आंटी जी। मैंने ये कब कहा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रुपए नहीं दूंगा? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब मैंने रुपए देने का तरीका बदल दिया है। विराट ने एक नजर अनु पर डाली, फिर गीता जी की ओर देखते हुए कहा, मैं वे सब कुछ नहीं जानती, सीधे सीधे आप सारे रुपए हमारे खाते में ट्रांसफर कीजिए। वाह, ये क्या बात हुई भला? गीता जी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। अरे मम्मी, पहले तुम जीजा जी की बात तो सुन लो, उसके बाद नाराज हो लेना। सुधांशु ने अपनी मम्मी के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। गीता जी अपने बेटे का मंतव्य अच्छी तरह समझ गई थी। तत्काल ही उन्हें भी इस बात का एहसास हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो जाए और गुस्से की वजह से सारा काम ही बिगड़ जाए। इसलिए तुरंत उन्होंने अपने चेहरे के भाव बदले और मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे माफ कीजिए जमाई बाबू, दरअसल इन दिनों टेंशन की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरे पूरे घर को चलाने की बेटी जो अब मेरे साथ नहीं है। कहिए, आप क्या कह रहे थे? गीता जी ने अपनी आवाज में शहद घोलते हुए कहा। विराट भी उन सबके पैतरे को अच्छी तरह समझ रहा था। उसे अब इस बात का यकीन हो गया था कि अनु जो कुछ भी कह रही थी उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। यही सोचकर उसने एक ठंडी सांस ली। देखिए आंटी जी, मैं कब से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कायदे से तो सारे रुपए अनु के अकाउंट में जाने चाहिए, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ सारे रुपए देने के बजाय मैं हर महीने अनु की सैलरी के बराबर की रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करूंगा। विराट ने सपाट शब्दों में अपनी बात पूरी की और गीता जी का चेहरा देखने लगा। उसकी बात सुनकर गीता जी के चेहरे पर कई रंग आए और चले गए। हर महीने मेरी बेटी की तनख्वाह के बराबर की रकम ही क्यों लूंगी मैं? आपको तो शर्त के मुताबिक सारे रुपए एक साथ देने चाहिए थे। गीता जी ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा। अगर विराट की जगह कोई दूसरा होता तो अब तक वह उसका लानत मलानत कर चुकी होती, लेकिन यहाँ तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लगी थी।
वह एक बार में ही मुर्गी को हलाल नहीं करना चाहती थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करते हुए बात कह रही थी। विराट के समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, क्योंकि गाड़ी में अनु से पूरी बात नहीं हो पाई थी। सोच लीजिए आंटी जी, अगर आप किस्तों में पैसे लेंगी तो मैं उतने ही रुपए और दूंगा, लेकिन अगर आप एक साथ सारे पैसे लेंगी तो मैं उसके सिवा कुछ भी नहीं दूंगा, और फिर शायद मैं सुधांशु के लिए नौकरी की व्यवस्था भी नहीं कर पाऊँ। उसे जब कुछ नहीं सूझा तो उसने अपनी तरफ से ये बात कह दी, और अनु तो इस बात से हैरान रह गई कि विराट ने ये क्या कह दिया। गीता जी का दिमाग तुरंत किसी कंप्यूटर की तरह चलने लगा। सुधांशु की नौकरी भी जरूरी थी। अनु तो यह बात सुनकर हैरान रह गई कि विराट ने ये क्या कह दिया। वहीं सुधांशु के साथ साथ गीता जी भी सोच में पड़ गई, क्योंकि जहां एक तरफ सुधांशु की नौकरी बहुत जरूरी थी, वहीं दूसरी तरफ रुपए भी बहुत ही जरूरी थे। वक्त की गंभीरता को देखते हुए गीता जी के कंप्यूटर माइंड ने तुरंत एक डिसीजन लिया। वह मायूस सा चेहरा बनाते हुए बोली, वैसे इस घर की हालत तो आप देख ही रहे हैं जमाई बाबू, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए, लेकिन हाँ, सुधांशु को अपने ऑफिस में काम पर जरूर रख लीजिए। इसके आगे मैं आपसे क्या कहूँ, गीता जी ने रोनी सूरत बनाते हुए मीठी आवाज में कहा। उनकी बात सुनकर विराट ने एक बार अनु की तरफ देखा, फिर गीता जी की तरफ देखकर सिर हिलाया और फिर घर के बाहर निकल गया। वह सब कुछ समझ रहा था, न जाने क्यों उसे अनु की हालत पर तरस आ रहा था। उसने अपनी सोसाइटी में आज तक जिन लड़कियों को देखा था या फिर जिनसे भी मिला था, उनमें से कोई भी इसकी जैसी नहीं थी। सभी की सभी अपने आप में मस्त रहने वाली, अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर हमेशा सिर्फ सेफ जोन में चलने वाली लड़कियों को ही देखा था। विराट जितना ज्यादा अनु के बारे में जान रहा था, उसे उतनी ही हमदर्दी होती जा रही थी। विराट ने एक नजर अनु पर डाली और वहां से निकल गया। विराट के जाते ही गीता जी के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। क्यों री, क्या सिखा पढ़ा कर लाई थी उसे? कल तक हमारे आगे हाथ जोड़कर बात करने वाला लड़का आज मुझे अपने तेवर दिखा गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने बड़ी चालाकी से सारे रुपए अपने अकाउंट में डलवा लिए? गीता जी ने अनु के पास आकर जलती हुई नजरों से उसे देखते हुए कहा। भले ही ये शादी कुछ समय के लिए हुई थी, लेकिन हुई, और शादी के बाद पहली बार घर आई बेटी के साथ शादी किसी माँ ने ऐसा व्यवहार किया होगा। माँ की ममता को तरसती अनु की आंखों में आंसू आ गए। उसने बरामदे में चौकी पर लेटे हुए अपने पिता को देखा। शायद उसे इस बात की आशा थी कि शायद उसके पिता उसकी ढाल बनकर कुछ कहे, लेकिन आशा के विपरीत किशोरी लाल ने भी अपनी पत्नी का साथ देते हुए कहा, ये तो जमाई बाबू ने ठीक नहीं किया। इस तरह किस्तों में पैसे देंगे तो हमें हर वक्त उनका ही मोहताज बनकर रहना पड़ेगा। तुम्हें तो मालूम है कि मेरी दवाइयों पर कितना खर्चा होता है, फिर तुम्हारी बहनों की पढ़ाई लिखाई है। क्या छोटी छोटी चीजों के लिए जमाई बाबू के सामने हाथ फैलाना अच्छा लगेगा? अपने पिता की बात सुनकर अनु का दिल खून के आंसू रो पड़ा। वह सोच रही थी कि किसी ने भी अब तक उसे पानी तक के लिए नहीं पूछा है। एक बार ये नहीं पूछा कि इस अनचाही शादी में तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया। लेकिन सभी लोग शादी से मिलने वाले रुपए के बारे में जरूर सोच रहे हैं। अपनी आंखों में भर आए खारे पानी को छुपाने की कोशिश में उसने अपना सिर नीचे कर लिया और आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी। वह तो भला हुआ सपना का कि उसने आगे बढ़कर अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कमरे में चली गई। शायद उसकी दोनों बहनें उसकी मन की बात समझ गई थी। माँ बाबूजी की बातों को छोड़ो दीदी, बताओ कि वहां ससुराल में सब लोगों ने तुम्हारा कैसा स्वागत किया? सबसे बड़ी बात, जीजू ने क्या कहा? सपना ने अनु के पास बैठते हुए कहा। क्या सपना दी, तुम भी क्या बात करती हो? हमारी दीदी को देखकर तो जीजू की बोलती ही बंद हो गई होगी। तो वे क्या कहेंगे? अरे, मैं तो कहती हूँ कि हमारी दुल्हन बनी हुई दीदी को देखकर उन्होंने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ दिया होगा। कविता, जो अभी अभी चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई थी, उसने भी अपनी बहन के साथ मजाक करते हुए कहा। अपनी बहनों की बात सुनकर नहीं चाहते हुए भी अनु के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। इससे पहले कि वह सब आपस में कुछ बातें और कर पाती, बाहर से गीता जी की कर्कश आवाज आई। अरे, अब तुम तीनों लोग अंदर बैठी ही ठिठियाती रहोगी या बाहर आकर काम भी करोगी? मैं अकेली क्या क्या करूं? अपनी माँ की आवाज सुनकर अनु घबराकर उठ खड़ी हुई और बाहर जाने लगी।
तुम यहीं बैठो दीदी, मैं जाती हूँ। माँ का क्या है, वह तो इसी तरह चिल्लाती रहती हैं, सपना ने कहा और फिर चाय का कप अपने दीदी के हाथों में थमाकर बाहर चली गई। और बताओ दीदी, तुम्हारी सास कैसी है? मुझे तो वह बहुत ही अच्छी लगी। कविता वहीं अनु के पास बैठकर उसके ससुराल के बारे में सवाल जवाब करने लगी। तुम्हारे बाबूजी की दवाई का वक्त हो गया है, क्या तुम्हें याद नहीं? तुम्हारी बहन ही आई है, कोई महारानी विक्टोरिया नहीं, जो तुम लोग उसके आगे पीछे घूम रही हो। गीता जी ने खा जाने वाली नजरों से सपना को घूरते हुए कहा। तुम भी कैसी बातें करती हो माँ? दीदी ने हमारे भविष्यों को संवारने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया, फिर भी तुम उसके बारे में ऐसा सोचती हो? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम कहीं दीदी की सौतेली माँ तो नहीं। सपना ने अपने पिता को दवाइयाँ खिलाते हुए थोड़ी नाराजगी के साथ कहा। सुन लिया ना आपने? देख लीजिए, मुझे अपनी ही बेटियों से क्या क्या सुनना पड़ रहा है। मैं पूछती हूँ, माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपने हर सुख का त्याग कर देते हैं, तो क्या बड़े होने पर अपने बच्चों से सुख की आशा रखना पाप है क्या? अपनी माँ का तेवर देखकर सपना ने आगे कुछ कहना सही नहीं समझा। वह चुपचाप अपने बाबूजी को दवाइयाँ खिलाकर आंगन में रखे कपड़े धोने लगी। अब तो कपड़े धोने बैठ गई है तो खाना कौन बनाएगा? मेरे सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। बोल अपनी लाडली जीजी को और खाना बनवा, मैं तो सोने चली। इतना कहकर गीता जी एक झटके से उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। जिस बेटी ने हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखा है, क्या ससुराल से पहली बार घर आई उस बेटी को तुम एक वक्त का खाना बनाकर नहीं खिला सकती? अनुदी यहाँ रहने नहीं आई है? क्या पता जीजू शाम तक उसे यहाँ आकर ले जाए। क्या तुम्हें दी से जरा सा भी प्रेम नहीं है? सपना ने भी गुस्सा दिखाते हुए कहा और जोर जोर से कपड़े पटक कर धोने लगी। अपने कमरे में बैठी अनु के कानों में सारी बातें जा रही थी। उसने ठंडी सांस ली और कविता से कहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है छोटी, चल हम जाकर खाना बनाते हैं। इतना कहते हुए उसने साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और रसोई में चली गई। गीता जी जब अपने कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि सुधांशु पहले से ही कमरे में मौजूद था और अनु के ससुराल से आए हुए सारे सामान के पैकेट खोल खोल कर देख रहा था। पूरे परिवार के लिए महंगे महंगे कपड़े और मिठाइयाँ देखकर गीता जी की आंखें भी चमकने लगी। उसने सारे सामान को अच्छी तरह देखा, फिर बड़ी उपेक्षा से एक तरफ रखते ही बोली, क्या फायदा, हमारे हाथ तो एक ढेला भी नहीं लगा। भला ओस चाटकर भी प्यास बुझती है क्या? सुषमा विराज मेंशन। अनु के जाने के बाद सुषमा जी का मन ही नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो पूरा घर खाली खाली सा हो गया हो। उधर ऑफिस में बैठा विराट भी अनु के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसके मोबाइल में रिंग बजने लगी। दूसरी तरफ से न जाने क्या बात हुई, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई।